खातून और हज़रात, आप सोचें कि आप रात को सोएं और जब सुबह उठें तो ऐलान हो कि जहाँ पर आप सो रहे हैं ना तो आपका मुल्क है, ना आपका गांव है, ना आपका शहर है, और अगर हो सकता है अपनी इज्जत और जान बचानी है तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और ये हालत है 14 अगस्त और 15 अगस्त, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में बड़े शौक और ज़ौक़ से मनाई जाती है। इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसके पीछे क्या बना, आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से हुआ। इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जो बॉर्डर पे हम लकीरें खींचेंगे, कितना लोगों की जिंदगी के अंदर दरारें आ जाएंगी। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों लोगों के घर छूटेंगे और हजारों लोग मारे जाएंगे। बल्कि इवन कहा जाता है 8 लाख से लेकर 20 लाख लोगों का कत्ल हो गया। तो ये क्या हुआ, आए आपको ले चलते हैं। पिछले 200 सालों से बड़े सगीर के ऊपर ब्रिटिश लोग हुक्मरानी कर रहे थे और बड़े सगीर को शुरू से आदत थी, मुख्तलिफ तरह के रूलर्स आते रहे, मुख्तलिफ राजे महाराजे नाजिम आते रहे और इनके ऊपर हुकूमत करते रहे। मींस दे वर यूज्ड टू, इनको आदत थी लोगों की हुकूमत के तहत रहने की। बड़े सगीर के लोग इतने थक चुके थे अंडर द गवर्नेंस ऑफ अदर पीपल, उन्होंने इतना मैच्योर हो चुके थे कि सोचा अब आप अपनी हुकूमत खुद बनाए, अब किस तरह से ना इनसे सबसे जान छुड़वा जाए। और इस बात को बढ़ते बढ़ते इतनी हवा मिली 1857 से ऑनवर्ड। 1857 में हिंदू मुसलमान और सिख मिलके उन अंग्रेजों के साथ लड़े, यानी एक तरह से एक हंगामा मच चुका था ना। अब वो चाह रहे थे किसी न से हम आज़ादी ले लें। ये सूरत हाल ज़्यादा सीरियस हुई जब कैलकटा के अंदर 16 अगस्त 1946 को हंगामे हुए और कहते हैं कि 3-4 रातों के अंदर अंदर 3-4 दिन और 3-4 रातों के अंदर 10,000 लोगों का कमोबेश कत्ल हो गया। नालियों में, घरों में, गलियों में लोगों के सर कटे हुए, हाथ कटे हुए, टांगे कटी हुई, नाखून निकले हुए, औरतों के ना यानी बाल कटे हुए रस्से में पड़े होते थे। इतनी असमत दरी हुई और इतना पागलपन का मंजर बना। इवन एक BBC की डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है द डे इंडिया बर्न्ड। अगर वो देखा जाए उसके अंदर भी शुरू से यही शुरू होता है। बड़े बड़े स्कॉलर आते हैं और वो बताते हैं इनका पागलपन देखो, लुक एट देयर लुनेसी, इनको लुनेटिक, उनकी मैडनेस देखो किस तरह से ये जुनूनी है। अगर अब की बात बताई जाए, अब भी हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई खातिर खास सीखे नहीं, हमें कोई सबक आया नहीं। अगर आज भी हम देख लें वही का वही जुनून, वही का वही पागलपन। अगर इसको देखना हो कि किस हद तक हम पागल और किस हद तक जुनूनी है, एक मैच को ही देख लें और ये देखें किस हद तक इमोशनली चार्ज लोग हैं। और इसका यकीनन नतीजा निकलना था और किसी को अंदाजा नहीं था कि किन लोगों ने इसका प्राइस पे करना है। हंगामे तो हुए लोगों के आपस में, फैसले हुए कॉरिडोर ऑफ पावर्स में, ऐवानों में फैसले हुए और कसूर किसका निकला? मरे कौन? छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े, मर्द, औरतें, हर जगह पे खून ही खून। वो लोग जो सदियों से इकट्ठे रहते थे, सिख और हिंदू मुसलमानों की ईद की तैयारियां कर रहे होते थे। रात को नींद नहीं आती थी कि कल चलेंगे, कल ईद है, कल सारे एंजॉय करेंगे। इसी तरह से मुसलमान इंतजार करते कब होली आएगी, कब बसंत आएगा। ये सारे इस हद तक इंटरमिंगल थे, आना जाना सारे, ईद बारात और मौत फौत सब में इकट्ठे थे। लेकिन कुछ ही दिनों से इस हद तक हंगामे बढ़ गए थे कि इवन जब लॉर्ड लोई माउंटबेटन जब छोड़ के जाने लगा तो उसने कहा कि वी आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ वोल्केनो, कि हम आतिशशाह के ऊपर बैठे हैं। तो नेक्स्ट ये कहा था कि आई कैन फील द रम्बलिंग्स, मुझे गुड़ की आवाज आ रही है, इससे पहले कि बिजली गिर जाए, आसमान आ पड़े, यहाँ से हम वी कैन जस्ट हैंड ओवर द पावर्स एंड क्विक। अगर तारीख को थोड़ा पीछे तक के देखें तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लोई माउंटबेटन को बड़े सगीर में भेजा कि जाकर मेन फंक्शन ये है अपनी पावर्स उनके हवाले करो और जांच छुड़वा के निकल आओ। तो ये लॉर्ड लोई माउंटबेटन 20 फरवरी 1947 को इसका फैसला हुआ कि इसको अब हम वाइसराय बनाएं और 24 मार्च 1947 को वाइसराय डिक्लेयर हो गया। जब वाइसराय ने इंटेंसिटी को देखा कि वो चीज़ जो कि जून 1948 तक हैंड ओवर करनी थी पावर्स, उसने जब ग्रेविटी को देखा, महसूस किया कि इस हद तक आग लगी खड़ी है मुल्क के अंदर, उसने फौरी तौर पे एक शख्स बुलाया जो कि एक मोतबर बैरिस्टर था इंग्लैंड के अंदर, सर रेडक्लिफ।
उसे बुलाया कि मियाँ ये है तुम्हारे पास काम और तुम्हारे पास सिर्फ 5 हफ्ते हैं, 5 हफ्तों के अंदर अंदर फैसला करो, देखो सब इनके हवाले करो और यहाँ से भाग चले। वो शख्स ऐसा आया जिसके बारे में हिस्ट्री में मशहूर है, ना उसे बड़े सगीर के बारे में कुछ पता, ना उसे हिस्ट्री का पता, ना उसे कभी इधर चक्कर लगाया। उसे फैसला दे दिया गया आके इन कौमों को 2 टुकड़ों में बांट दो। अब वो शख्स जिसे इसका कोई तजुर्बा नहीं था, उसे मजबूरन 2 लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के और 2 लोग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लेने पड़े एज रिप्रेजेंटेटिव कि तुम बताओ हम कैसे इसको बॉर्डर खींचे। इसी दौरान रेडक्लिफ ने कुछ लकीरें खींच दी और उसने जो मद्देनजर जो चीज रखी वो ये थी कि मुस्लिम्स के पास ज्यादातर जो डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया से उनके पास आ जाएं और जहां पर हिंदू की आबादी ज्यादा है वो हिंदुओं के पास आ जाएं। उसके अलावा भी बहुत मसले थे, ये न सिर्फ लोग कट मर रहे थे, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा मसाइल थे, क्योंकि इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, छोटे छोटे राजे महाराजे। उनको भी ये कहा गया कि जहां जिसके साथ जुड़ना चाहो जुड़ जाओ। इस तरह मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के हिस्से में 11 रियासतें आ गई और बकाया जो है वो सारी इंडिया के पास रह गई। अब उनको एक करने के लिए, सारा 1 यूनिट करने के लिए उधर जो है इंडिया के अंदर सरदार पटेल ने मेन किरदार अदा किया और एंड पे उसे टाइटल दिया गया द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने मेन किरदार अदा किया। रेडक्लिफ ने अपना नक्शा बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन को जमा करा दिया 13 अगस्त 1947 को, और 1-2 दिनों बाद पाकिस्तान बनना था और इंडिया में भी आज़ाद होना था। अब इतनी टेंशन बढ़ गई कि लॉर्ड लोई माउंटबेटन ने इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू को और मुसलमानों की तरफ से लियाकत अली खान को बुलाया और उनको दोनों को नक्शा दे दिया और कहा दोनों अलग-अलग कमरे में चले जाओ, इसको देखो कि हमने कैसे तकसीम की है और 2-2 घंटे बाद वापस आओ। यकीनन उसका मकसद ये था कि 2 घंटे बाद इनका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा या थोड़ा अपना जहन बना लेंगे कि हमें क्या क्या एरिया बने। और 2 घंटे बाद जैसे ही दोनों अपने कमरे से आए, दोनों ने चीखना शुरू कर दिया। उसका जो मकसद था, जवाहरलाल नेहरू साहब ये चाह रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, लाहौर तुम उनके हवाले क्यों कर रहे हो। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा यार एक शहर तो उनके पास कॉस्मोपॉलिटन एक शहर तो रहने दो जहां इंडस्ट्री है, थोड़ा इकोनॉमी बेहतर है, फैशन है, एजुकेशन है, तो कुछ तो रहने दो वहां पर। और यहाँ पर लियाकत अली खान साहब ने ये शोर मचाया कि गुरदासपुर क्यों उनको दे दिया है। नक्शे वालों ने ये बताया कि नेचुरल बाउंड्री आ रही थी एक रावी की, अब उस तरफ एक तुम्हारा शहर हो, उसको संभालना इंतजामी तौर पर मुश्किल होगा, इसलिए हमने इंडिया को दे दिया। अब मैं किसी के फेवर नहीं कर रहा, ये बात सिखों के फेवर में गई या मुसलमानों के फेवर में या हिंदुओं के फेवर में। आफ्टर ऑल इंसान बहुत कटे, ये मजहब कोई कटा ना कटा, इंसान बहुत कट गए। 5 लाख जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आता है, 5 लाख मुसलमान और 5 लाख हिंदू कमोबेश इसके अंदर कट गए। और फसाद की जड़ में जो मेन 2 शहर थे, मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि कलकत्ता का शहर हमें मिल जाए और लाहौर भी हमारे पास रहे, जबकि हिंदू ये चाहते थे ये दोनों शहर हमें मिले। इसमें बहुत शोर मचा। और जो लाहौर के बारे में आता है उसमें 5 लाख हिंदू और 1 लाख सिख थे और 6 लाख मुसलमान थे। और हिंदुओं का ये चीखना था कि वेल टू डू लोग, सारे बिजनेस तो हम लाहौरियों में हमारे ही हैं। और जब उन्हें शक पड़ गया कि अगले 1-2 दिन बाद ये शायद लाहौर जो है पाकिस्तान को दे दिया जाए, वो चोरी चोरी ना हिंदू अपने सामान और सिख अपने सामान ले लेके भाग रहे थे। सिर्फ अपने ड्राइंग रूम सजाए रखे ताकि किसी को शक ना पड़े कि ये रातों रात भागने के प्रोग्राम बना रहे हैं। और लियाकत अली खान की और जवाहरलाल नेहरू की जब लड़ाई ठंडी पड़ी, उसने अपना वो सारा जो मैप था उसने रखा सेफ के अंदर। उसने कहा लेट देम एंजॉय देयर फ्रीडम, इनको आज़ादी की रात मना लेने दो, उसके बाद इनके ऊपर बिजली गिराई जाएगी कि किस किस तरह से तकसीम हुई है। और ख़ास तौर पे जो 2 सूबे जो बहुत बुरी तरह से कटे, अनइवन या अनजस्ट तरीके से जो उस पर कैंची लगी, उसकी वजह से बड़े हंगामे होने थे। 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान वाले खुश, और लेकिन पता नहीं है कि हम पाकिस्तान में खड़े हैं या हिंदुस्तान में खड़े हैं। बस ये पता है हमें आज़ादी मिल चुकी है, ये नहीं पता बॉर्डर कहाँ खिंच रहा है। और यही हाल वहाँ इंडिया में 14 अगस्त को वाइसराय साहब यहाँ कराची में आए और कायदे आज़म को उन्होंने पावर हैंड ओवर कर दी। 15 अगस्त को वो दिल्ली चले गए और सारी पावर्स हैंड ओवर कर दी जवाहरलाल नेहरू साहब को। और लॉर्ड माउंटबेटन खुद पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। और जैसे ही 17 अगस्त 1947 को ऐलान हुआ कि फलां फलां एरिया बॉर्डर से पाकिस्तान में है और फलां फलां एरिया इंडिया में है, इतने हंगामे मचे। उस वक्त इतना पागलपन सामने आया, हमने वो हकीकत दिखाई अपनी, जैसे कहते ना इंसानियत शुरू हुई थी हंटर और गैदरर से, कि हम जंगली थे। सबका जंगलीपन बाहर निकल आया, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या काफिर। और कहते हैं 2-4 रातों के अंदर 75,000 औरतों के रेप हो गए। और पिंडी के अंदर भी एक काफ़ी मशहूर किस्से आए, कई किताबों में लिखे हुए हैं। एक बड़ी मशहूर किताब है एंड इट्स नेम इज शेमफुल फ्लाइट। अगर उसमें पढ़े अजीब अजीब ऐसे ऐसे किस्से हैं, है बहुत डिटेल किताब।
और सारे इसमें हंगामे दिखाए गए हैं। कभी कायद-ए-आज़म कहाँ जा रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना किससे मिल रहे हैं, और सरदार पटेल क्या कर रहे हैं, तमाम गवर्नर जनरल्स और वज़राए आज़म अपने दौर के, विंस्टन चर्चिल, बड़ी लंबी एक बहुत डिटेल है, 258 पेजेस की बुक है। तो उसके अंदर इतना भी बताया गया है कि एक रावलपिंडी के अंदर एक नवाब नुमा शख्स से, उनकी 8-9 बेटियां थी और बीवियाँ, बेटियां, कजन्स, उन सबको बुलाया और कहा खुद ही फैसला कर लो, आया कि तुम्हें हम मुसलमानों के हवाले कर दें जो आप पे रेप कर दें, आपकी असमत दरी कर दें, या अपनी जान खुद लेते हो। तो उन्होंने फैसला कर लिया, खुद ही उन्होंने कुएं में छलांग मार के अपनी ज़िंदगी दे दी। कितने लोग कुएं में गिरे और इतने हद तक दर्दनाक सीन देखने को मिले, और तमाम वो लोग जिनका कोई कसूर भी नहीं। फैसले ईमानों में और कत्ल नीचे लोगों के होते हैं, आम लोगों के। यहाँ कहाँ फैसले और कहाँ कत्ल, और कैसे लोग मरे कटे। कुर्बानी के भी बड़े मंजर नजर आए, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख अपने हमसायों को बचा रहे होते थे कि कुछ दिन पहले तो मैं तुम्हें राखी बांधा करती थी, अब तुम मुझे मारोगे या अब तुम मेरी असमत दरी करोगे। कई लोगों को हया आ जाता रहा, लेकिन कई लोगों ने रिटेलिएशन दिखाई कि अगर हमारे उस इलाके में तुमने मुसलमानों को काटा तो यहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। और 3 फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से कई सालों से हंगामे जारी थे। एक गाय का ज़िबा करना, नंबर 2 अजान का देना, और नंबर 3 एक तहरीक चली जिसे बोलते हैं शूदी तहरीक। इसका मतलब था रिटर्न होम, घर वापस आ जाओ। वो ये चाह रहे थे कि मुसलमान वापस आ जाएं। अगर देखा भी जाए जो पंजाब कटा, जितने लोग माइग्रेशन में कटे, देखा जाए पंजाब के लोग क्या है, ये 4 तरह के लोग थे जो ऐसा ऐसा इकट्ठे रहते रहते पंजाब बन गए या पंजाबी बन गए। साउथ एशिया के लोग, ईस्टर्न एशिया के लोग, कुछ इन्वेडर्स और कुछ इमिग्रेंट्स, ये सदियों से इकट्ठे रहते रहते पंजाबी बन गए। उसके बाद इनके जहन बदले, कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ सिख हो गए। अगर देखा जाए इनकी ब्लड लाइन तो सारे ही हिंदू थे ये। तो इसे शूदी तहरीक चलाई कि वापस आ जाओ, ये छोड़ो सब कुछ जिस वजह से सारे हंगामे हो रहे हैं। लेकिन मजहब तो लोग नहीं बदलते। और जहां तक कुर्बानी का सिला था, जब लोगों ने घर छोड़ के भागे, और कहते हैं कि 55 मील की लंबी लाइन थी और 55,000 ट्रूप्स लगाए गए, आर्मी ट्रूप्स ठहराए गए कि इनको हिफाजत से आर पार ठहरा दो। लेकिन 55,000 काफ़ी नहीं थे, क्योंकि हर घर में आग लगी हुई थी। कहते हैं लाहौर के अंदर इतनी आग थी कि 5-5 मील दूर से आग के शोले नजर आ रहे होते थे कि वो देखो लाहौर खड़ा जल रहा है। कहाँ गया एजुकेशन, फैशन, कल्चर, सारा आग में जल रहा है। उन दिनों भी ये कहा करते थे जिससे लाहौर ने देखा और जिम्मे नहीं, उससे भी ऐसे कहा करते थे। इतना मशहूर शहर था ये अपने दौर का, कल्चर और कॉलेजेस, एजुकेशन की वजह से मशहूर था, और वो सारा जल रहा था। कलकत्ता में भी ये हाल था। तो जब लोग घरों से भागे, कुछ लोगों ने बैलगाड़ियां अरेंज कर ली, लोगों ने कुर्बानी बहुत दिखाई। उधर से सिख और हिंदू अपने करीबी हमसायों को, मुसलमानों को बिठा बिठा के उनके सामान लाद के रवाना कर रहे थे, यहाँ से मुसलमान रवाना कर रहे थे। उस दौरान बहुत कुर्बानी और बहुत बर्बरियत के मंजर नजर आए। अब क्या होता था, इधर से एक बैलगाड़ी लदी, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सामान होता था कि भाई राशन रख लेते हैं, कोई आग जलाने का सामान, तवा जिस पे रोटी पक जाए, और आटा, थोड़ा मेन कपड़े, अपने बच्चे उठाए और रवाना हो गए बैलगाड़ियों के ऊपर। आगे जाते जाते जब मुश्किल हुआ सफ़र, तो उन्होंने ये सोचा कि कपड़े रहने दो, बाकी आटा, खाने पीने का सामान, बच्चे और बैलगाड़ी लेके चलें। आगे जब और मुश्किल हुई, उन्होंने कहा कपड़े फेंक देते हैं, बस एक ही सूट पे गुजारा करें और बैलगाड़ी पे चलते जाएं। आगे जब और मुश्किल हुई कि अपने बैल को चारा दें या खुद हम खा लें, तो अपना खाना शुरू कर दिया और बैलगाड़ियों को छोड़ दिया। जब आगे गए तो सोचा अब बच्चे रख दें और खुद चले जाएं। यानी कितना कर्बनाक मंजर होगा जब माएँ और बाप जा रहे हैं देखते हुए कि बच्चा किस कंडीशन में बैठा है, और बच्चों की हालत ख़राब, मरने वाले, और इतने खौफनाक मंजर। एक दूसरे को स्लो डेथ दी जा रही है, यानी कील लेके सरों में ठोका जा रहा है, किस तरह से स्लो डेथ हो। इस हद तक जुल्म, यानी इतनी बर्बरियत हुई, इतनी बर्बरियत हुई। अगर देखना चाहो कि आज भी हमारा हुई सबका कॉमन डीएनए है, इंडिया वालों, बांग्लादेश वालों, पाकिस्तान वालों, सारे सुन लो, वही डीएनए है। अगर नहीं आता समझ में तो क्रिकेट मैच के दौरान देख लो किस हद तक एक तूफान बदतमीजी होता है। और अगर कोई हमारी मुखालिफ टीम जीत जाए तो किस हद तक हम परेशान हो जाते हैं, और जब हम जीत जाएं तो कैसे पागलों वाला एक जुनून चढ़ जाता है। ये नहीं लगता कि हमको ऐसे बैलेंस लोग हैं या आज़ादी मिल गई है तो हम इसको सही माने सूट कर पा रहे हैं। इस तरह से जब ट्रेन आती जाती थी, ये कितने अजीब से मंजर हैं। लाहौर से ट्रेन जा रही है और लोग छतों पे चढ़े पड़े हैं, लेकिन जैसे ही अमृतसर ट्रेन पहुंची तो पता चला तकरीबन एक शख्स भी जिंदा नहीं है, सिर्फ लाशें इधर से उधर आ रही हैं। और वहाँ से भी ट्रेन का ये हाल होता, और इन ट्रेन को नाम रख दिया गया गोस्ट ट्रेन, कि इसके अंदर लोग बचते नहीं हैं। और फिर इधर ट्रेन के अंदर लिखा होता कि द गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस टू जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। और जो पाकिस्तान उधर से ट्रेन आती उसमें सिख या हिंदू लिख देते थे द गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस
टू मोहम्मद अली जिन्ना एंड लियाकत अली खान, और अंदर सारी लाशें होती, इतनी बदबू, इतनी गिद्धें, जहाँ कहीं डेजर्ट में देखो, खेतों में देखो, लाशें पड़ी हैं, खून है, हाथ कटे पड़े हैं, और किस हद तक असमत दरी नहीं हुई, किस हद तक बुरा हाल नहीं हुआ। ये है हम सबकी कहानी, हम सबकी मुश्तरका कहानी। नाउ माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज, हम कब इंसानियत की तरफ आएंगे, ये कब तक हम एक दूसरे को काटते रहेंगे। लिहाजा जब भी 14 अगस्त है या 15 अगस्त है, हम उस वाक़े को सोच के ना, वी शुड वीप टुगेदर, हम सब मिलकर रोएं, और वी शुड बी ब्रदर्स, हम एक दूसरे के करीब आएँ, अपनी दोस्ती बढ़ाएं और तरक्की की तरफ बढ़ चलें। आज खुद हम सोचें, अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश होता तो क्या हम चाइना से आगे ना होते तरक्की में? ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास कॉमन ना होती, हमारा एजुकेशन कल्चर किस लेवल पे पहुंचा होता। मीन्स अंग्रेज ने कानून बनाया, डिवाइड एंड रूल, और हम उसका शिकार हो गए, बिकॉज वी वर अंडर रूल ऑफ सो मेनी डोमिनियंस। हमें कई प्रिंसली स्टेट से हमें चलाते रहे, तो हमारे अंदर गुलाम इब्ने गुलाम का DNA है, इसलिए हम इसको सहार नहीं पाते। सो व्हेनेवर देयर इज 14th of August or 15th of August come, we should all extend our hand of brothership and come together and just think for the prosperity of each other. Thank you very much.